हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ विवेकांत सर्मा। और अपन देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे थे, जो ये कंप्लीट हो गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए। मतलब अभी आगे जो चलेंगे, लेकिन उससे जो रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखते हैं अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पढ़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आपने पढ़ा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, पहले चार्ज पढ़ा था, उसके बाद में कूलम्ब्स लॉ के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताते हैं, पर यूनिट चार्ज में जो फोर्स अप्लाई होगा उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलता है। फिर उसके बाद गाउस लॉ पढ़ा था। गाउस लॉ क्या था, यदि कोई भी क्लोज्ड सरफेस है उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उस क्लोज्ड सरफेस पर टोटल चार्ज का कितने टाइम्स होगा, 1/ε0 टाइम्स होगा। उसके बाद में क्या बोला था कि उसकी एप्लीकेशन, जो गाउस लॉ की एप्लीकेशन है, 7 एप्लीकेशंस करवाई थी। 7 एप्लीकेशन, फर्स्ट जो एप्लीकेशन थी वो क्या थी, यदि कोई भी क्या दे रखा है पॉइंट चार्ज है, उसकी कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेगा उस लॉ की हेल्प से, तो कितना हो जाएगा Q/r²। सेकंड जो एप्लीकेशन अपन ने की थी वो क्या थी, कोई भी लॉन्ग स्ट्रेट इन्फिनिट वायर है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 2K λ/r। और जो थर्ड है वो क्या किया था अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट। नॉन कंडक्टिंग सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी वो कितनी आई थी अपने पास, σ/2ε0। फोर्थ जो एप्लीकेशन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी वो कितनी आई थी, σ/ε0। देन उसके बाद में अपन ने क्या किया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्पेयर और स्पेरिकल सेल। दो एप्लीकेशन थे, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में पढ़ा था। कंडक्टिंग स्पेयर या फिर स्पेरिकल सेल में क्या होता है, जो चार्ज प्रेजेंट रहता है वो आउटर बाउंड्री पे प्रेजेंट रहता है। तो उसके 3 केस होंगे। यदि कोई पॉइंट क्या दे रहा है, कंडक्टिंग स्पेयर या स्पेरिकल सेल के बाहर यदि दे रखा है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, Q/r। जो स्मॉल आर है वो जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं उसके जो अपन ने स्पेरिकल सेल लिया है फिर कंडक्टिंग स्पेयर लिया है उसके सेंटर से डिस्टेंस है। देन अपन ने देखा था क्या कि जो सरफेस है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी होगी, जो सरफेस स्पेयर अपन ने माना है स्पेरिकल सेल या फिर कंडक्टिंग स्पेयर, उसकी रेडियस जो यदि कैपिटल आर यदि माननी है, तब उस कंडीशन में जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, Q/r²। और ये कंडक्टिंग स्पेयर, स्पेरिकल सेल और नॉन कंडक्टिंग स्पेयर तीनों के लिए जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कहाँ पे होती है, सरफेस पे होती है। नेक्स्ट जो अपन ने किया था, इसके मतलब इनसाइड में जो स्पेरिकल सेल या फिर कंडक्टिंग स्पेयर है उसके इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। क्योंकि जो कंडक्टिंग स्पेयर और स्पेरिकल सेल दोनों के जो चार्ज प्रेजेंट रहेगा वो आउटर बाउंड्री पे प्रेजेंट रहेगा, न कि इनसाइड में। इनसाइड में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ऐसे सेंटर पे भी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। देन जो लास्ट वाले जो एप्लीकेशन देखी थी अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी हो गई थी, आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो तो कितनी है, Q/r²। जो स्मॉल आर जो उस पॉइंट के आउटसाइड में जो पॉइंट अपन ने लिया उसके सेंटर से डिस्टेंस। अब सरफेस पे यदि कैलकुलेट करें, सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, Q/r²। और जो इनसाइड में जो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, कितनी आई थी, Q/r²। अब ऐसे यदि सेंटर पे निकाले तो ये अभी अपने पास इनसाइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वहां पे क्या कर देंगे, स्मॉल आर की जगह क्या कर दें, 0। यानी सेंटर पे नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर दे रहेगा उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, आर की स्मॉल आर की जगह 0 रखेंगे। स्मॉल आर यदि 0 है तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी गाउस लॉ के हेल्प से। इसकी 7 एप्लीकेशन थे। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था फोर्स ऑन कंडक्टिंग सर। कोई भी कंडक्टिंग यदि चार्ज यदि कोई कंडक्टर दे रखा है उस पर जो फोर्स अपन ने कैलकुलेट किया था, पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स कैलकुलेट किया था वो तो कितना आया था, dF/ds इज इक्वल टू σ²/2ε। और यदि कंप्लीट सरफेस पे फाइंड आउट करना तो दोनों साइड में क्या करता है, इंटीग्रेशन। तो अपने पास वैल्यू कितनी आई थी, F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन σ²/2ε/ds। ठीक है, ये तो था सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्म में यदि कैलकुलेट कर तो अपन को पता है कि जो चार्ज कंडक्टर होता है या फिर कंडक्टिंग स्पेयर होता है, स्पेरिकल सेल होता है, उसके आउटर बाउंड्री पे चार्ज प्रेजेंट रहता है, उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। और उसके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्म वो कितनी होती है, σ/ε0। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू कितनी है, ε0 E। तो उसमें जब रखेंगे तो पर यूनिट एरिया पे जो
फोर्स अप्लाई होगा वो कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी जो पर यूनिट वॉल्यूम निकाली थी वो कितनी थी, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन में डेल्टा वी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आई, पर यूनिट वॉल्यूम में वर्क डन हो गया। वर्क डन है वही क्या होती है एनर्जी, तो यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन। ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहे तो कितनी हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था जो कोई भी यदि 100 बबल है उसको यदि चार्ज कर रहे हैं तो इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जो चार्ज 100 बबल है 100 बबल में क्या होता है 100 बबल यदि कोई दे रखा है 100 बबल में इनसाइड में जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा होगा 40 अपॉन में स्मॉल आर जो है अपन ने 100 बबल की रेडियस मान ली। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सिस प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो कितने 40 अपॉन में स्मॉल आर। अब यहाँ यदि जो 100 बबल अपन ने लिया उसको यदि चार्ज कर दें, चार्ज यदि करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा एक्सटर्नल फोर्स को सप्लाई होगा। चार्ज जब करेंगे तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा पर यूनिट एरिया पे अपन ने देखा कितना आया था सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया था। यानी अब इसको चार्ज यदि करेंगे तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सेस प्रेशर की वैल्यू 40 अपॉन स्मॉल आर, उसमें कम हो जाएगा, कितना कम होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन, ओके। अब उसके बाद में और यदि ज्यादा चार्ज करें सोप बबल को तो उस कंडीशन में ज्यादा चार्ज करने पर क्या होगा, जो सोप बबल हो क्या हो जाएगा बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। फट जाने के कारण जो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यानी 40 अपॉन स्मॉल आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से जब सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे यानी जो चार्ज जो सोप बबल है उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू यदि निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √80 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ठीक है। ऐसे चार्ज की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अब देखो इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देखते हैं, प्रॉब्लम्स हैं। क्या बोला है फर्स्ट एमसी टाइप्स क्वेश्चन देख लेते पहले। एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is capital F if distance between increases by 3 times then forces between charges will be देखो इसमें फर्स्ट तो क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका ए ऑप्शन जो है वो कितना दे रखा है f/2, सेकंड ऑप्शन है f/9, थर्ड ऑप्शन जो है वो कितना दे रखा है f/4 और जो डी ऑप्शन है वो आपका दे रखा है f/16। तो पहले दो क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग यदि लिखे इसमें कि कोई 2 चार्जेस हैं, कोई 2 चार्जेस मान ले Q1 एंड Q2 है, Q1 ये वाला Q1 चार्ज है और ये वाला क्या कर दिया Q2 चार्ज है, उनके बीच का जो फोर्स अप्लाइड हो वो कितना दे कैपिटल F दे रखा है। मान लिया इनके बीच की डिस्टेंस कितनी स्मॉल आ रहा है, तब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या था, कोई भी 2 चार्जेस है उनके बीच में जो अप्लाइड फोर्स होगा अट्रैक्शन या रिपल्सन का तो वो कितना हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में क्या जाएगा स्मॉल r स्क्वायर। अब सेकेंड सिचुएशन क्या बोली है, ये जो डिस्टेंस स्मॉल r है उसको 3 टाइम्स करना है, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं ये वाले 3 टाइम्स हो गया, ये दोनों चार्जेस थे उनके बीच की जो डिस्टेंस हो कितने टाइम्स कर दें 3 टाइम्स कर दें। इफ डिस्टेंस बिटवीन इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स, डिस्टेंस कितने टाइम्स कर दें 3 टाइम्स कर दें, द फोर्स कितना हो जाएगा, तो जो नए वाला जो फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा, पहले तो वो देखो कितना हो जाएगा, वही कूलम्ब्स लॉ लगाए, कूलम्ब्स लॉ कितना हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में कितना हो जाएगा बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखे 3r का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 3r का स्क्वायर करोगे तब कितना आ जाएगा 9r स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो अपन को न्यू फोर्स पूछना है, देन फोर्सेस बिटवीन चार्जेस विल बी,
यदि डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दें तब फोर्स कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो क्या करते हैं इस कंडीशन में, न्यू फोर्स ही है तो क्या होगा इसमें, इक्वल सेकंड में यदि फर्स्ट का डिवाइड देते हैं एफ डेस अपॉन में कितना हो जाएगा एफ, एलएसएस में एलएसएस का डिवाइड लगेगा, एफ डेस में एफ का डिवाइड दोगे और आरएचएस में आरएचएस का, के Q1 Q2 अपॉन में 9 स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो था क्या आरएचएस साइड। अब इसमें आरएचएस का डिवाइड जब दोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, के Q1 Q2, फर्स्ट इक्वेशन के आरएचएस साइड का डिवाइड दें के Q1 Q2। अब यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर है और न्यूमरेटर में जाके स्मॉल आर स्क्वायर, के Q1 से Q1 Q2 कैंसिल आउट, स्मॉल आर स्क्वायर से स्मॉल आर स्क्वायर कैंसिल आउट। यानी जो फोर्स होगा एफ डेस अपॉन एफ की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी, एफ अपॉन में 9 कितनी हो जाएगी, एफ अपॉन में 9। एफ डेस इज इक्वल टू जो न्यू फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, पहले वाले फोर्स का कितने टाइम्स हो जाएगा, 1 अपॉन में 9। यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि एफ की जो वैल्यू है, एफ की वैल्यू के Q1 Q2 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे के Q1 Q2 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर की जगह यहाँ से क्या कर सकते हैं डायरेक्ट जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, एफ डेस इज इक्वल टू एफ अपॉन में 9। ठीक है, ये सर रिलेटेड प्रॉब्लम। यानी यदि कोई टू चार्ज दे रखे उनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे तो 3 टाइम्स दे रखी है, n टाइम्स यदि इंक्रीज कर देते हैं तो अप्लाइड फोर्स जो है, न्यू जो अप्लाइड फोर्स है वो कितने टाइम्स में डिक्रीज हो जाएगा, 9 टाइम्स, यानी उसका n स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम डिक्रीज हो जाएगा। कोई भी यदि टू चार्जेस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है यदि n टाइम्स यदि इंक्रीज करते हैं तो जो न्यू फोर्स होगा वो पहले वाले फोर्स का कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 1/n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप में दे रखे हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी, फर्स्ट जो दे रखा है जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। सेकेंड जो दे रखा हो न्यूटन पर कूलम। थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है सी ऑप्शन जो है वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या दे रखा है न्यूटन पर मीटर। देखो अपने पास क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसकी यूनिट देखनी है। तो यूनिट यदि देखें तो अपने पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो डेफिनेशन है उससे यूनिट निकलेगी, क्या था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, पर यूनिट चार्ज पे कोई भी टेस्ट चार्ज है उस पर जो फोर्स अप्लाइड होगा उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो यहाँ से इसकी यूनिट आ जाएगी, कितने आ जाएगी, फोर्स है, फोर्स को किसमें मेजर करते हैं न्यूटन में, और जो चार्ज है चार्ज को किसमें मेजर करें कूलम में। तो कितना आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट यदि न्यूमेरिकल देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी will be maximum due to non-conducting sphere at फर्स्ट ऑप्शन है एट द सेंटर, एट सरफेस
आउटसाइड ऑफ, थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा आउटसाइड ऑफ द स्पेयर, ऑफ स्पेयर। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन जो है इनसाइड, इनसाइड ऑफ द स्पेयर, इनसाइड ऑफ द स्पेयर। क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्पेयर एट द सेंटर, एट द सरफेस, आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ स्पेयर, इनसाइड ऑफ स्पेयर। तो ये फोर ऑप्शन दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी होगी नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के लिए। अब नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के लिए अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी है। आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के लिए कितनी होती है, क्योंकि अपन स्मॉल आर, ये नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है। नॉन कंडक्टिंग स्पेयर क्या होता है, उसके एवरी पॉइंट पे क्या परसेंट रहेगा, चार्ज परसेंट रहेगा। उसके एवरी पॉइंट पे क्या परसेंट रहेगा, चार्ज परसेंट रहेगा, एवरी पॉइंट पे चार्ज परसेंट रहेगा। ठीक है। अब यदि कोई पॉइंट दे रखा है बाहर के साइड में, बाहर के साइड में यदि कोई पॉइंट दे रखा है स्मॉल आर डिस्टेंस से, जो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है उसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे यदि कोई चार्ज परसेंट है पी पॉइंट पे, इसका सेंटर ओ है, इसकी रेडियस तो कैपिटल आर है, रेडियस कैपिटल आर है, और यह जो डिस्टेंस है पी पॉइंट है वो कितनी स्मॉल आर है, तब उस कंडीशन में आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी वो कितनी होगी, क्योंकि अपन स्मॉल आर। सरफेस पे जो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी थी इसके लिए वो कितनी थी, क्योंकि अपन में कैपिटल आर स्क्वायर। और जो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो कितनी थी, के क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यू। और जो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो कितनी थी, जीरो। जीरो क्यों होगी, इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू सेंटर पे कितनी हो जाएगी, जीरो। तो स्मॉल आर की वैल्यू यदि इसमें जीरो रखोगे तो कितनी आ जाएगी, सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्पेयर वो कितनी होगी, जीरो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। तो अपन को जो क्वेश्चन पूछा वो फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे जब मैंने कैलकुलेट करवाया था फिर बताया ग्राफ यदि बनाया था तब यहाँ पे बताया था स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यानी ये वाला जो ऑप्शन है सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम। ऑप्शन में कहाँ पे है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होगी, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के लिए, फिर कंडक्टिंग स्पेयर, स्पेरिकल सेल, तीनों जो स्पेयर दे रखे हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम जो होती है वो कहाँ पे होती है, सरफेस पे होती है। ओके, तो आपका न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, नॉर्मल न्यूमेरिकल बुक के ही न्यूमेरिकल चल रहे हैं आपके, सीबीएसई आरबीएसई दोनों कंबाइंड न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ जो आपकी बुक में दे रखा है। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं करवा रहा हूँ, बेसिक्स आपके क्लियर है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी देखेंगे। एकदम जीरो से लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट यदि देखें, नेक्स्ट क्या दे रखा है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी at the vacuum in the vacuum medium, vacuum medium at electric intensity, at surface of electric intensity, surface of electric intensity I E vector will be तो फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है इसमें वो आपका कैपिटल ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ई अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो थर्ड ऑप्शन है वो दे रखा है 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और जो डी ऑप्शन है वो दे रखा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर।
तो आपको क्या बनाना है, एनर्जी डेंसिटी बतानी है सरफेस पे। कोई भी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कोई सरफेस दे रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर दे रखी है, जो सरफेस रखा वो कहाँ पे मीडियम में रखा हुआ है, क्यों मीडियम में रखा हुआ है, तब उसके लिए एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी पूछे, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, जैसे डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वैसे एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। अब एनर्जी क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन अपॉन वॉल्यूम, जो कि अपन ने कैलकुलेट किया था, कितना कैलकुलेट किया था, पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होती है वो कितनी कैलकुलेट की थी। यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्म में पूछे तब तो कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और यदि उसके फॉर्म में पूछ ले, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर्म में पूछ ले, तो अपन को पता है कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कितना होता है, सिग्मा फॉर्म में एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। 1 एप्सिलॉन से 1 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, यानी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, इसमें नहीं है, 1/2 दे रखा है, डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल आउट। ये देखो ई अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ई स्क्वायर दे रखा है ना कि थर्ड ऑप्शन में देखो 1/2 दे रखा है, ई स्क्वायर दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, और नेक्स्ट वाला तो होगा ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, न्यूमेरिकल जो दे रखा है, which is not which is not the unit of electric field intensity. First option है which is not the unit of electric field intensity. फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम, सेकेंड ऑप्शन है जूल पर कूलम, थर्ड ऑप्शन है वोल्ट पर मीटर, और डी ऑप्शन आपका जूल पर कूलम इंटू मीटर, तो देखो अगेन वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ गया, तो इसमें कैसे करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला ही देखे हैं। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पर यूनिट चार्ज पे जो अप्लाइड फोर्स होगा उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये होगी तो इसमें यूनिट यदि लिखेंगे तो कितनी, न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ये तो सही है, एक ऑप्शन तो ये तो करेक्ट है। अपन को पूछा नहीं है कौन सी यूनिट नहीं होगी वो कैलकुलेट करना है, तो ये तो है। सेकंड देखो इसमें, सेकंड क्या कर सकते हैं इसमें, यदि जूल में यदि नेक्स्ट वाला जूल में है, जूल में यदि कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे करेंगे, एक तो यूनिट ये होगी, नेक्स्ट क्या करेंगे, जो जूल में यदि कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, जूल अपॉन में कूलम इनटू में मीटर, यानी न्यूटन इनटू मीटर, तो क्या होता है, जूल होता है, यानी वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट को मेजर जो करते हैं वो किस में मेजर करेंगे, मीटर में, तो न्यूटन इनटू मीटर, यानी वर्क डन कितना हो जाएगा, जूल न्यूटन इनटू मीटर। न्यूटन इनटू मीटर को क्या लिख सकते हैं, जूल राइट कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन देखो जूल पर कूलम इनटू मीटर है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये करेक्ट है, यहाँ पे ये दे रखा है जूल पर कूलम इनटू मीटर। और क्या हो सकता है, वोल्ट अपॉन मीटर। अपन मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और नेक्स्ट जो टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन में M, सॉरी V अपॉन में R। ठीक है, दोनों में रिलेशन होगा, E इज इक्वल टू V अपॉन में R, इसकी जो यूनिट है वो कितनी हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट ही टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें पढ़ लेंगे अपन, इन दोनों में रिलेशन होगा, E इज इक्वल टू V अपॉन में R, या फिर L भी हो सकता है उसमें, तो यानी ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट है। ये तीन ऑप्शन करेक्ट है, न्यूटन पर कूलम, जूल पर कूलम इनटू मीटर, जूल पर कूलम इनटू मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर, यानी जो अपन को क्वेश्चन में पूछा है उसका आंसर कितना होगा, जूल पर कूलम होगा। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो,
नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें इसमें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोला व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस will be decreases then potential energy will be फर्स्ट ऑप्शन है will be फर्स्ट ऑप्शन है इसमें increases, सेकेंड ऑप्शन है decreases, थर्ड ऑप्शन है कांस्टेंट, फोर्थ ऑप्शन है आपका नॉट neither increases nor decreases। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि कोई भी यदि टू चार्जेस दे रखे हैं उनकी बीच की डिस्टेंस यदि डिक्रीज कर दें तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी, ना तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। तो इसमें देखो कैसे काम करना है। अपन को जो फॉर्मूला पूछा है उसका राइट करें। यदि कोई भी टू चार्जेस है, कोई टू चार्ज है Q1 और Q1 एंड Q2 है, उनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी यदि उनके बीच की डिस्टेंस कितनी लेना है, स्मॉल r लेना है, तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी K Q1 Q2 अपॉन में कितना आ जाएगा स्मॉल r। यहाँ जब डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तब तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी U जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस यदि इंक्रीज कर रहा है तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और यदि डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे तो करना क्या आपको, डिस्टेंस यदि डिक्रीज करवा रहे हैं विल बी डिक्रीजेस, डिक्रीज यदि करवाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यदि डिस्टेंस यदि डिक्रीज करवा रहे हैं तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कौन सा ऑप्शन होगा आपका, करेक्ट इंक्रीजेस, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोला है इसमें, नेक्स्ट है नेक्स्ट जो है चार्जेस ऑन टू conducting spares are minus 50E and plus 20E if both spares are separated after touching then the new charges on both spares will be देखो इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं वो कितना दे रखा है, एक तो दे रखा है प्लस का 10E, सेकेंड जो ऑप्शन है वो दे रखा है माइनस का 15E,
और जो थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है। इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन देख लो आप, प्लस का माइनस का 30, और जो डी ऑप्शन है वो आपका ले लो, इसमें प्लस का 40। तो देखो इसमें करना क्या है कि ये जो कोई टू स्पेयर्स दे रखे हैं, कोई टू स्पेयर्स है, पहले पे चार्ज कितना दे रखा है, माइनस का 50 चार्ज है, उस पर कितना चार्ज है, माइनस का 50 चार्ज है। कंडक्टिंग स्पेयर बोला, कंडक्टिंग स्पेयर तो चार्ज कम परसेंट रहेगा आउटर बाउंड्री पे, और जो सेकंड स्पेयर है उस पर चार्ज कितना दे रखा है, यानी Q1 की वैल्यू तो ये दे रखी है, और Q2 की जो वैल्यू कितनी दे रखी है, Q2 की जो वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस का 20 ये दे रखा है। अब क्वेश्चन मतलब इसमें बोला क्या है कि ये दोनों चार्जेस को, बोथ स्पेयर्स आर सेपरेटेड आफ्टर चार्जिंग, ये दोनों स्पेयर्स को पास में ले आए, दोनों स्पेयर को पास में लेके आ गए, दोनों स्पेयर्स को पास में लेके आ गए। अब यदि दोनों स्पेयर्स को पास में लेके आ जाए तो टोटल चार्ज इनको मतलब कंबाइन चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज नेट चार्ज हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा नेट चार्ज, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 का मतलब क्या है, माइनस का 50 प्लस का कितना हो जाएगा, नेट जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 50 प्लस का कितना दे रखा है 20 दोनों के साथ E है, तो कितना हो जाएगा -50 प्लस 20, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 30E, माइनस का कितना आ जाएगा 30E हो जाएगा। चार्ज जो है नेट जो चार्ज है वो कितना आ जाएगा -30। अब बोला है कि इनको टच करने के बाद सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट करने पर हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कंडक्टिंग स्पेयर यदि दे रखा है तो यदि उनको टच कर देने के बाद दोबारा सेपरेट करते हैं तो चार्ज क्या हो जाता है, इक्वली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी ये जो चार्ज है दोनों पे क्या होगा, सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेम डिस्ट्रीब्यूट का मतलब यानी न्यू जो चार्ज है फर्स्ट वाले पे और सेकंड वाले पे सेम डिस्ट्रीब्यूट का मतलब जो नेट चार्ज है वो क्या हो जाएगा, सेम डिस्ट्रीब्यूट है, -30/2 और -30/2, यानी दोनों पे जो चार्ज हो जाएगा वो न्यू चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 डेज Q2 डेज, न्यू जो चार्ज है वो कितना आ जाएगा, न्यू चार्ज दोनों स्पेस पे माइनस का 50, 30 में 2 का डिवाइड देंगे 50 आएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन, सॉरी 15, 50 कहाँ से आएगा, 30 में 2 का डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो माइनस का 15 हो जाएगा। ओके, ये आपके न्यूमेरिकल्स थे, और भी न्यूमेरिकल्स हैं लेकिन कल देखते हैं उनको। ओके, ये अभी टॉपिक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चल रहा था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल चल रहे हैं, और भी आगे करवाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।